सभी को प्रेम भरी नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है योगी कथामृत का, तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 29वें अध्याय पर, जिसके चैप्टर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल और मेरे स्कूल की तुलना। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय के दौरान जाना कि योगानंद जी ने अपने एक स्कूल की स्थापना की है रांची में, और वहां पर एक 14 वर्ष का होशियार विद्यार्थी है भोलानाथ। वो बहुत ही सुरीले गीत गाता है, बेशक उसे कोई कहे ना कहे वो हमेशा गाता रहता है। और वहां से उनको पता चलता है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध स्कूल शांति निकेतन का पहले विद्यार्थी रह चुका है। तो उस विद्यार्थी से बात करते हुए योगानंद जी बताते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के गीत बचपन से मेरे होठों पर रहे हैं। वो भी मतलब गाते रहे हैं। वो बताते हैं कि बंगालियों को, यहाँ तक कि वहां के अनपढ़ किसानों को भी उनके मनमोहक गीतों का आनंद वो उठाते थे। तो आगे वो कहते हैं कि भोले ने और मैं टैगोर के गीतों के कई बोल हम इकट्ठों ने गाए। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि टैगोर ने हजारों भारतीय गीतों को संगीत में ढाला, जिनमें से कुछ रचनाएं उनकी अपनी हैं और कुछ प्राचीन काल की हैं। फिर वो बताते हैं कि जब हमारा गीत समाप्त हुआ तो मैंने उसे बताया कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलने के जल्दी ही बाद में उनसे मिला था। तो ये सुनकर भोला की जो उत्सुकता है वो बढ़ गई, और वो योगानंद जी से कहता है कि मुझे पूरी बात बताए, किस तरह से आप उनसे मिले थे और आपकी क्या बातें हुई। तो बताना शुरू करते हैं। अब योगानंद जी कहते हैं कि बंगाली कविता में नई शैली लाने के लिए विद्वानों ने टैगोर की बहुत ज्यादा आलोचना की थी। टैगोर ने पंडितों को बहुत प्यारे लगने वाले जो उस वक्त नियम थे उसको तिलांजलि देके लोक भाषा की शब्दावली को प्राचीन शब्दावली शब्दावली के साथ उन्होंने मिलाया। उनके गीतों में मन को मोह लेने वाले शब्दों में गहरी दार्शनिक सच्चाइयां होती थी। प्रचलित साहित्य की रिवायतें जो थी उनकी उन्होंने बिल्कुल भी तब परवाह नहीं की। और एक प्रसिद्ध आलोचक ने उनको गुटरगू कवि कहा, टैगोर को। लेकिन जब टैगोर ने अपनी गीतांजलि लिखी और उसका खुद ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, तो वह कहते हैं पूरा पश्चिमी जगत उनके चरणों के ऊपर निछावर होकर श्रद्धा के फूल अर्पण करने के लिए तत्पर हो उठा। तो एक पूरी रेलगाड़ी में भरकर पंडित, और जिसमें वो आलोचक जिसने उन्हें गुटरगू कवि कहा था वो भी शामिल था, वो सभी टैगोर को मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं। तो वहां पर वो कहते हैं टैगोर ने पहले तो जानबूझकर उनसे लंबा इंतजार करवाया और फिर वो उनके सामने आकर बैठ गए बिल्कुल मौन कि वो क्या कहते हैं। तो उन पंडितों ने आलोचकों ने उनकी पूरी तरह से प्रशंसा ही प्रशंसा करनी शुरू कर दी। तो उनकी पूरी तरह से प्रशंसा सुनने के बाद अब टैगोर बोलते हैं। वो बोले, भद्र पुरुषों, जिस मान किस जिस प्रशंसा की सुगंध की आप मेरे ऊपर वर्षा कर रहे हो, वो आपके भूतकाल की बुदबुदार नफरत की गंध से मेल नहीं खाती। ये अचानक ही आपकी जो प्रशंसनात्मक बुद्धि है वो जागृत कैसे उठी। वो कहते हैं कहीं इसका संबंध मुझे नोबेल पुरस्कार मिलने से तो नहीं है। मैं तो अभी भी वही गुटरगू कवि हूँ जिसने पहली बार बंगाल मंदिर में अपने निम्र श्रद्धा के फूल अर्पण करके आप लोगों को नाराज कर दिया था। तो इस तरह से टैगोर ने जो खरी खोटी तब पंडितों को आलोचकों को सुनाई, तो कहते हैं कि अखबार ने पूरी तरह से इसको विस्तार से तब अपने अखबार में छापा था। अब योगानंद जी कह रहे हैं कि टैगोर को पंडितों की चापलूसी सम्मोहित नहीं कर सकी, इसलिए मुझे उनकी यह स्पष्टवादिता बहुत पसंद आई। और फिर वो कहते हैं कि कोलकाता में टैगोर के साथ मेरी जान पहचान उनके सकत्तर श्री C.F. एंड्रयूज ने करवाई थी, वो जो कि प्यार से टैगोर को गुरुदेव कहा करते थे। वो कहते हैं कि टैगोर ने मेरा बहुत ही अच्छा स्वागत किया, बहुत ही शिष्टता के साथ। और मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वो मुख्य तौर पर हमारे धार्मिक ग्रंथों और 14वीं सदी के हरमन प्यारे कवि विद्यापति की रचनाओं से प्रभावित रहे हैं। तो इन यादों से उत्साहित होते हुए योगानंद जी कहते हैं मैं टैगोर का एक पुराना बंगाली गीत गाने लग पड़ा। मेरी कुटिया में अपने कर कमलों से
प्यार का अपना दीप जला दे। वो कहते हैं भोला और मैं दोनों ये गीत गाते रहे और मैदान में टहलते रहे। फिर वो आगे बताते हैं कि रांची स्कूल की स्थापना के लगभग 2 वर्षों के बाद मुझे टैगोर का शांति निकेतन आने और अपने विद्यक आदर्शों के बारे में चर्चा करने का निमंत्रण मिला। तो वो कहते हैं मैं खुशी खुशी वहां पर गया, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो अपने अध्ययन कमरे में बैठे हुए थे। जैसे कि पहली मिलने के वक्त मुझे लगा था उनके साथ अच्छा लगा था मिलकर, तो वैसा ही मुझे अब लगा। वो कहते हैं यहां तक वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि अगर किसी चित्रकार को मानवता का चित्र बनाने की इच्छा हो तो उसको उनसे ऊपर कोई और मॉडल नहीं मिल सकता। उनका सुंदरता से तराशा हुआ चेहरा, प्राचीन रोम के कुलीन रजवाड़ों जैसा संपुना, लहराते केस, खुली दाढ़ी सुशोभित थी, कोमल कमल की तरह नेत्र, फरिश्तों जैसी निर्छल मुस्कुराहट और बंसरी जैसी मन को मोह लेने वाली उनकी सुरीली आवाज थी। मजबूत गुठीला शरीर, लंबा कद, गंभीर स्वभाव, नारित्व की सभी कोमलताएं और बच्चों जैसी आनंद भरी स्वाभाविकता उनमें सराबोर थी। वो फिर कहते हैं कि किसी कवि की कल्पना के चित्र को मूर्तिमान करने के लिए उस कोमल दिल गायक से ऊपर और कोई आदर्श नहीं मिल सकेगा। फिर वो कहते हैं कि मैंने और टैगोर ने जल्दी ही प्रचलित रवायतों से हटकर चलाए जा रहे अपने स्कूलों के तुलनात्मक अध्ययन अब हमने करना शुरू किया। वो बताते हैं कि हम दोनों के स्कूल में कई जो विशेषताएं हैं वो साझी थी। क्या थी कि खुले आसमान के नीचे पढ़ाई, सादगी, बच्चों की सृजनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए अच्छे मौके। फिर भी वो कहते हैं टैगोर जो थे वो साहित्य और कविता के अध्ययन और गीत संगीत द्वारा आत्म अभिव्यक्ति के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। शांति निकेतन में बच्चों के लिए मौन धारण का समय भी निर्धारित था, परंतु उनको योग की कोई विशेष तकनीक नहीं सिखाई जाती थी। तो यहाँ पर उनसे बात करते हैं योगानंद जी, तो वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने रांची में सभी विद्यार्थियों को सिखाई जाने वाली शक्ति संचार की योग्यता कर सकते और एकाग्रता की तकनीकों का जो वर्णन था बहुत ही ध्यान से उन्होंने मेरे मुख से सुना। फिर टैगोर ने अपनी जो शुरू की पढ़ाई के संघर्ष के बारे में बताया और हंसते हुए कहा कि 5वीं जमात के बाद में स्कूल से भाग निकला था, क्योंकि स्कूल का जो खुश्क वातावरण था वो मुझे पसंद नहीं आया था। इसीलिए मैं छायादार वृक्षों के और आसमान की सुंदरता के नीचे शांति निकेतन की मैंने स्थापना की। वो कहते हैं कि अगर बच्चा फूलों और गाते हुए पंछियों के बीच में अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है तो वहां पर वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के गुप्त खजाने को ज्यादा आसानी से प्रकट कर सकता है। सच्ची शिक्षा तो वो कहते हैं वो है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद ज्ञान के अनंत भंडार को बाहर ला सके। तो योगानंद जी कहते हैं कि उनके मुख से ये बातें सुनकर मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हो गया और कहा कि साधारण स्कूलों में बच्चों को अंकड़ों के संबंधी ज्ञान और इतिहास के कालक्रम के एको एक भोजन के ऊपर रखकर उनको आदर्शवादी वीर पूजा जैसी प्रवृत्तियों से भूखा रखा जाता है। फिर ये बातें उनके बीच में होती हैं, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर अपने पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताते हैं कि पिताजी ने मुझे ये उपजाऊ जमीन दी थी जहाँ पर मेहमान घर और मंदिर पहले से ही बनाया हुआ था। और यहाँ पर वो उन्होंने बताया कि मैंने अपना पहला विद्युत तजर्बा 1901 में केवल 10 बच्चों के साथ शुरू किया था। 8,000 पाउंड की रकम जो कि उनको नोबेल पुरस्कार में मिली थी वो भी उन्होंने इस अपने स्कूल शांति निकेतन के रख रखाव में खर्च कर दी थी। बड़े टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी से देवेंद्रनाथ टैगोर वो भी दूर दूर तक कह रहे हैं कि महर्षि के नाम से प्रसिद्ध थे। वो बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी जवानी के 2 साल हिमालय में ध्यान करते हुए बिताए थे। और फिर उनके जो आगे पिताजी थे मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के जो दादाजी थे द्वारका नाथ टैगोर, वो भी पूरे बंगाल में लोक हितार्थ दान पुण्य के करने के लिए बहुत मशहूर थे। यही नहीं, अकेले वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सभी मेंबरों ने सृजनात्मक कामों में विशेषता दिखाई। उनके दो भतीजे गगनेंद्र और अभिनेंद्र वो भी भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। और रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्र सिंह वो भी एक उगे बहुत वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे।
जिनके साथ पक्षी और जंगली जानवर भी प्रेम करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने मुझे एक रात के लिए अपने मेहमान घर में ठहरने के लिए, योगानंद जी कहते हैं कि निमंत्रण दिया। शाम को हम लोग आंगन में बैठे हुए थे। वहां पर कविवर और उनके बच्चों के नजारे ने मेरा मन मोह लिया। योगानंद जी कहते हैं कि मैं तो भूतकाल में पहुंच गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन समय के किसी ऋषि के आश्रम में बैठा हुआ हूँ। आगे वो बताते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के ज्यादातर गीतों और नाटकों की रचना उन्होंने शांति निकेतन में ही की। और मेरी नजर में उनकी रचनाओं की सुंदरता और अद्भुतता इसमें है कि लगभग हर एक छंद में परमात्मा का जिक्र किए बगैर ही परमात्मा का जिक्र करना। उन्होंने लिखा है कि गाने के आनंद में मैं इतना अपने आप को भूल जाता हूँ कि मैं उसको भी मित्र कहने लगता हूँ जो असल में मेरा परमात्मा है। तो अगले दिन योगानंद जी कहते हैं दोपहर के खाने के बाद मैंने उनसे विदाई ली। अब वो कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उनका ये छोटा सा स्कूल अब एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व भारती बन गया है, जहां पर अनेक देशों के विद्यार्थियों को एक आदर्श वातावरण मिलता है। तो ये थी जानकारी जो हमने आज ली रविंद्रनाथ टैगोर जी के स्कूल के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।